ने ये कहा था कि ये फोर्स जो म्यूचुअल इंटरेक्शन की फोर्स है इन दो पार्टिकल्स के दरमियान वो आपस में जो इंटरेक्शन फोर्स है वो कंजर्वेटिव भी है। तो उस सूरत में तो ये बार बार लोग एडमिट हो रहे हैं, इसकी बात मैं अब शुरू करता हूं। तो इस सूरत में यहां पर हमने ये देखें u(r1 r2) इज अ फंक्शन ऑफ r1 एंड r2, एक पोटेंशियल फंक्शन लिया हुआ है। ये पोटेंशियल फंक्शन जो है ये इससे फोर्सेस ड्राइवेबल होंगी। ये आगे उस दो एग्जांपल उसकी कोट करता है। पहली एग्जांपल जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की है। ग्रेविटेशनल फोर्स में ये जो r1 माइनस r2 वेक्टर है ये असल में पोजीशन वेक्टर है पार्टिकल 1 का रिलेटिव टू पार्टिकल 2। ये याद रखना, आगे चल करके मैं आपको फिगर एक दिखाता हूं जिसमें आपको पता चल जाएगा ये वेक्टर किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। और दूसरी एग्जांपल उसने यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान दी है, जैसा कि हाइड्रोजन एटम में होता है। उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन है वो u(r1 r2) इज इक्वल टू माइनस के ई स्क्वायर ओवर r1 माइनस r2 है। ये अब आपने याद रखना है। अब ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर आप इस डिनोमिनेटर में देखें r1 माइनस r2 की मैग्नीट्यूड है। अच्छा, ये फोर्स है, ध्यान कीजिएगा, और ये उसके कोरिस्पोंडिंग पोटेंशियल है। और इसमें फर्क भी नोट कीजिएगा, Gm1 m2 ओवर r1 माइनस r2 होल स्क्वायर जो है उसका स्क्वायर है, और यहाँ पर स्क्वायर नहीं है इसके डिनोमिनेटर के अंदर। अब हम फर्दर इसकी बात करते हैं कि एक यहाँ पे उसने दावा किया है कि u डिपेंड्स ओनली ऑन डिफरेंस। u डिपेंड्स ओनली ऑन डिफरेंस। अच्छा, ये मोहम्मद आसिफ हनीफ, मुझे नहीं पता आपको आवाज क्यों नहीं आ रही, बाकी लोगों को आ रही है, मुझे आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम हो सकता है। आप उसको जरा चेक कर लीजिएगा। अब मैं नेक्स्ट बात आपको ये समझाने लगा हूं कि u डिपेंड्स ओनली ऑन द डिफरेंस। देखें, अगर हम वेक्टर के ऊपर गौर करें r1 माइनस r2 को, आप सब लोगों को पता है कि ये जो फोर्सेस हैं, ये जो लोग हैंड रेस किए हुए हैं, ये मुझे बताएं ना, अपना माइक ऑन करें, जरा माइक ऑन करके मुझे बताएं। आप अनम्यूट करें। ये 21 केफ्यूट 97, ये रहील अकबर साहब, ये अपना माइक ऑन करें और करके मुझे बताएं। ये मोहम्मद आसिफ हनीफ है, इसने हैंड रेस किया हुआ, ये बताएं मुझे, जल्दी बताएं। ठीक है, ठीक है, बोलो, जिसने माइक ऑन किया है ये बोले। अदील तौसीफ बोलो। आपकी आवाज नहीं मुझे आ रही, बोलो, बोलते नहीं आप, वो अब अपना मसला बयान करो जल्दी। चलो खैर, मैं शुरू कर रहा हूँ, आप में से कोई नहीं बोल रहा। ठीक है, बता दो मुझे, आपको आवाज आ रही है? मुझे समझ नहीं आती, आप लोगों के पास माइक नहीं है, क्या मसला है? अब जिन बॉयज को आवाज नहीं आ रही ना, ये अपने कनेक्शन का मसला है उनका, वो अपना माइक्रोफोन या हेडफोन वगैरह चेक करें, जो जिससे भी वो कनेक्ट हो रहे हैं। बहरहाल मैं बात को स्टार्ट कर रहा हूँ। एक हमने ये बात देखनी है जिसमें उसने कहा है कि u डिपेंड्स ओनली ऑन द डिफरेंस वेक्टर।
यानी जो जो पोटेंशियल हमने इस तरह के सेंट्रल फोर्सेस के लिए डिफाइन करना है, कि मेरी बातें नोट करते जाएं, ठीक है ना। जैसे भी आपने इनको नोट रखना है। अब हैंड जो भी रेस करता है, हैंड रेस करने की जरूरत नहीं है, आप खामखा हैंड ना रेस करो, नहीं तो मैं रिमूव कर दूंगा इधर से। आप अपना माइक ऑन करें और अपनी बात पूछें। जिस किसी ने भी बात पूछनी है वो अपना माइक ऑन करे, बात पूछे, और बिला वजह में अगर उसने हैंड रेस किया तो मैं आप उसको रिमूव कर दूंगा इधर से, मीटिंग से। आप मेरी बात सुने, जहां से बात ना समझ आए अपना माइक ऑन करें। मैंने आपको अलाउ किया हुआ माइक ऑन करना, ठीक है ना। माइक ऑन करके आप मुझसे बात करें। अच्छा, अब ये जो अगली इंपॉर्टेंट बात है, ये मैंने क्विज भी लेना है आप लोगों से इन्हीं चीजों के बारे में। डिपेंड्स ओनली डिफरेंस R1 माइनस R2, नॉट ऑन R1 R2 सेपरेटली। ये फॉरन पॉइंट नोट कर लें, ठीक है। उसने कहा ऐसा क्यों है, कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम अगर ट्रांसलेशनली इनवेरिएंट होगा तो उस सूरत में उसका जो पोटेंशियल है वो सिर्फ और सिर्फ उन दोनों के डिफरेंस वेक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा, ना के उनकी अकेले अकेले वेक्टर के ऊपर। तो इस सूरत में यहाँ पर उसने डिफरेंस वेक्टर के हवाला से बात की है। ये देखें आपको ये फिगर नजर आनी चाहिए। इस फिगर में एक ओरिजिन है O और एक पार्टिकल है M1। उसने यहाँ पे पार्टिकल का नाम 1 रखा है, जिसको हमने कहा है M1 उसका मैस है, और दूसरा पार्टिकल 2 है जिसका पोजीशन वेक्टर R2 है। आपको नजर आना चाहिए यहाँ पे पोजीशन वेक्टर। तो उस सूरत में यहाँ पर जो डिफरेंस वेक्टर जिसकी मैं बार बार बात कर रहा हूँ वो यहाँ पे है R इज इक्वल टू R1 माइनस R2। ये यहाँ से ये देखें पोजीशन वेक्टर जो है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ तक चला है। इस सूरत में जो पोजीशन वेक्टर यहाँ पर यूज हुआ R1 माइनस R2, ये रिलेटिव पोजीशन वेक्टर है, और ये R1 माइनस R2 की मैग्नीट्यूड यहाँ पे यूज हो रही है। ये बात आपने याद रखनी है। तो अगर इस तरीके से सूरत हाल है तो फिर अगला पॉइंट आपने ये लिखना है कि दिस मीन्स दैट इट ओनली डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड सो वी कैन राइट। तो उस सूरत में आपने ये वाली इक्वेशन लिखनी है। इसमें ये शो किया गया है कि U जो है वो R1 और R2 का फंक्शन है, लेकिन उसकी डिपेंडेंस जो है वो R1 माइनस R2 वेक्टर की सिर्फ मैग्नीट्यूड पर है। तो उस सूरत में इस सूरत में ये वेक्टर रिलेटिव वेक्टर को हम R कह सकते हैं। R1 माइनस R2 वेक्टर का नाम सिंप्लीफाई करने के लिए R रख लिया, और इसका नाम जो है इसकी जो सिंबल है वो R रख लिया, और इसका नाम जो है वो रिलेटिव पोजीशन वेक्टर है। अच्छा यार, मुझे ये पता नहीं अब आवाज किस वजह से नहीं आ रही। कुछ लोग व्हाट्सएप मैसेज कर रहे हैं, अब वो अपनी तरफ से आवाज को ठीक करें। अगर मेरी आवाज का यहाँ पे मसला हो तो वो किसी को भी नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर अपना माइक ऑन करके मुझे बताएं। जिसको भी जो मसला होता है वो फौरन माइक ऑन करके मुझे बताए। चैट के अंदर मेरे पास टाइम है देखने का, और ना मैं देख सकता हूँ। अच्छा, माइक अलाउ नहीं किया हुआ, मैं भी देखता हूँ। आपको माइक अलाउ कर देता हूँ। माइक क्यों नहीं मैंने अलाउ किया हुआ? एक मिनट, पार्टिसिपेंट्स किधर हैं? चलो, ये अलाउ अनम्यूट कर दिया, अब आप कर सकते हैं, करके देख लो। अब जिसने कोई बात पूछनी है वो पूछ ले फौरन। सर अस्सलाम वालेकुम। पहले वाला ही नहीं था। जी जी, वालेकुम सलाम। अब सिर्फ काम की सर बात वो पूछनी है आपने। सर शुरू से बता दें, अभी ज्वाइन किया है, आवाज नहीं आ रही थी। नहीं, अब नहीं आ रही होगी। अब आ रही आवाज, बताएं। यस सर, अब आवाज आ रही है आपकी। चलो ठीक है। आप जिस किसी को मसला हो अपना आराम से माइक ऑन करे, और जब उसका मसला खत्म हो जाए वो माइक बंद कर दे, क्योंकि आप लोगों की आवाजें नहीं मुझे आनी चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट से बात कर रहा हूँ। ये अभी ना 30 मिनट हो गए हैं, ये दोबारा मैं रीज्वाइन करूंगा। ठीक है, तो आपने भी वहां पे रीज्वाइन कर लेना है मीटिंग को। तो प्रॉब्लम हमारा ये था कि सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम है। सबसे पहले हमने समझना है कि सेंट्रल फोर्स क्या है, फिर समझना है टू बॉडी प्रॉब्लम सेंट्रल फोर्स में किस तरीके से डिस्क्राइब होता है। तो सेंट्रल फोर्स के बारे में मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं, दोबारा बता रहा हूं
सेंट्रल फोर्स से मतलब ये होता है कि ये किसी खास पॉइंट से फोर्स ओरिजिनेट होती है और जिस पॉइंट के ऊपर ये फोर्स एक्ट करती है उन दो पॉइंट्स के दरमियान जो स्ट्रेट लाइन होती है उस स्ट्रेट लाइन के अलोंग जो डिस्टेंस होता है ये फोर्स सिर्फ उस डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है। ऐसी फोर्स को हम सेंट्रल फोर्स कहते हैं। जिस तरीके से हम उसकी एक एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पर कि एक एटम है आपके पास, उस एटम में एक प्रोटॉन होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और उसके गिर्द एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और हमें पता है कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स लगाता है और इस फोर्स को हम सेंट्रल फोर्स कहेंगे क्योंकि फोर्स ओरिजिनेट होती है कहां से? प्रोटॉन से और एंड होती है इलेक्ट्रॉन के ऊपर और सिर्फ डिपेंड करती है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान डिस्टेंस के ऊपर। तो ऐसी फोर्सेस को हम क्या कहते हैं? ये सेंट्रल फोर्स है। ठीक है, अच्छा अब हम यहाँ पर अगली नेक्स्ट बात अब स्टार्ट कर रहे हैं कि दोनों के दरमियान जो फोर्सेस हैं वो म्यूचुअल फोर्स है। अब कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है उसके बारे में बात नहीं कर रहे यहाँ पे। इन पार्टिकल के ऊपर जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उनमें से सिर्फ हम फिलहाल उनके दरमियान जो म्यूचुअल फोर्सेस हैं उनकी बात कर रहे हैं। उन म्यूचुअल फोर्सेस के नाम रखे हुए हैं और पहली म्यूचुअल फोर्स का नाम F12 रखा है जिसका मतलब है फोर्स ऑन पार्टिकल ऑफ मास m1 ड्यू टू पार्टिकल ऑफ मास m2। अब हम दोबारा बार बार मास m1 m2 नहीं कहेंगे, पार्टिकल m1 m2 ही कहते रहेंगे। इसी तरीके से F21 है फोर्स ऑन पार्टिकल ऑफ मास m2 ड्यू टू पार्टिकल 1। इस तरीके से ये जो म्यूचुअल फोर्स है इसको हमने अस्यूम करना है। नंबर 1 ये कंजर्वेटिव है, ये पॉइंट अंडरलाइन करते जाएं। नंबर 2 ये सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स का भी बताया आपको। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब ये होता है कि ऐसी फोर्सेस होंगी जो हम किसी भी फंक्शन किसी भी पोटेंशियल फंक्शन से ड्राइव कर सकेंगे, जो हमने चैप्टर नंबर 4 में पोटेंशियल फंक्शंस और कंजर्वेटिव फोर्सेस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसको यहाँ पे यूज करना है। और ये जो पोटेंशियल है उसके लिए सिंबलाइज कर लिया उसने लिख लिया U(r1) r2। ये पोटेंशियल r1 वेक्टर और r2 वेक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। उसने दो एग्जांपल यहाँ पे कोट किए हैं, ये एग्जांपल आप लोगों ने याद रखनी है। पहले ये एनोटेट ना करें कोई भी आदिल तौसीफ। आपको मेरी स्क्रीन के ऊपर कोई मसला है तो आप अपना माइक ऑन करके फौरन बात करें। फोर्स जो है यहाँ पर ये की हुई है बात G(m1) जी आवाज कट कट के आ रही है सर, पहले साफ आ रही थी। अच्छा, अब मैंने कोई यहाँ से ऐसा तो नहीं किया, हो सकता है या कनेक्शन किसी वजह से स्टेबल हो अनस्टेबल हुआ हो। तो Gm1 Gm2 अच्छा ये जो ये अगर लेक्चर एंड हो जाएगा मैं दोबारा ज्वाइन करूंगा, सारे लोग ऑनलाइन रहे और फिर दोबारा से ज्वाइन करें इसको। फोर्स की एग्जांपल उसने दी Gm1 Gm2, ये जो मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ ये फोर्स की एग्जांपल है और उसके कोरस्पोंडिंग पोटेंशियल की एग्जांपल ये है जो अब मैंने हाईलाइट की है, जिसमें एक नेगेटिव साइन भी यूज हुआ। डिनोमिनेटर में फर्क है, वहां पर डिनोमिनेटर में r1 माइनस r2 का स्क्वायर है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में r1 माइनस r2 है अकेला। इस तरीके से दूसरी एग्जांपल भी उसने दी हुई है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन वाली। ठीक है, इसको भी आप नोट करें। अगली बात हमने ये करनी है कि ये इंपॉर्टेंट बात है, यू डिपेंड्स ओनली ऑन द डिफरेंस नॉट ऑन द वेक्टर r1 एंड r2 सेपरेटली। ये बात याद रखनी, ये नोट रखना है, आपने ये बात लिखनी भी है, यानी आपको इस बात का पता भी होना चाहिए। ये बार बार आप डिस्कनेक्ट हो रहे हैं बहुत सारे लोग जो हैं, क्या मसला है? अच्छा, जब दो वेक्टर जो हैं जो r1 r2 वेक्टर के बारे में मैंने अभी आपको दिखाया था, ये r1 माइनस r2 वेक्टर है, ये r1 वेक्टर है, r2 वेक्टर है, r1 माइनस r2 वेक्टर्स है। तो
तो इस सूरत में आप लाजमी तौर पे नोट कर लें कि R1 माइनस R2 रिलेटिव पोजीशन वेक्टर है, और रिलेटिव पोजीशन वेक्टर जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है वो ये है कि ये पार्टिकल 1 का पोजीशन वेक्टर है रिलेटिव टू पार्टिकल 2, रिलेटिव टू पार्टिकल 2, ये याद रखें, रिलेटिव टू पार्टिकल 2। अच्छा, अब इस रिलेटिव पोजीशन वेक्टर को हमने यहाँ पे नई सिंबल से डिनोट कर लिया है, R सिंबल से। R1 इज इक्वल टू R1 माइनस R2, और फिर उसकी मैग्नीट्यूड को, जैसे आपको पता है वेक्टर की सिंबल के बगैर वेक्टर की मैग्नीट्यूड को डिनोट किया जाता है, तो इस सूरत में U इज इक्वल टू UR1। तो ये अब आपके पास पोजीशन वेक्टर जो है वो R पोजीशन वेक्टर भी वाजे हो गया आपके पास, R1 भी वाजे हो गया, R2 भी वाजे हो गया। अब यहां तक किसी ने कोई बात पूछनी है तो पूछें, फिर मैं अगली बात स्टार्ट करूं। ये ओके है? चलो ठीक है, मैं अब आगे चलता हूं क्योंकि आप लोगों की तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही। ऐसा तो नहीं है मेरी आवाज ही नहीं आ रही आप लोगों को? आ रही है सर आवाज, बिल्कुल हाँ ठीक है। अच्छा, आ अब रही है सर। ठीक हो गया, ओके ओके, जब एक बता दे तो ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है कि जब कभी भी हमें फोर्स का पता चल जाए और पोटेंशियल का पता चल जाए, या फोर्स का पता हो तो हम उससे पोटेंशियल लिख लेंगे, अगर डायरेक्ट पोटेंशियल का पता चल जाए तो फिर हम उस सिस्टम का लग्रांजियन लिखते होते हैं। ये याद रखिएगा, हम उस सिस्टम का क्या लिखते होते हैं? लग्रांजियन लिखते होते हैं। अब ये देखो, अगला स्टेप आपने क्या करना है, द लग्रांजियन ऑफ द सिस्टम इज, द लग्रांजियन ऑफ द सिस्टम इज L इज इक्वल टू 1/2 m R1 डॉट स्क्वायर। अगर आप लोगों को याद हो तो ये पहले वाली जो टर्म है ये क्या चीज है? ये पोटेंशियल एनर्जी है, और किसकी? पार्टिकल नंबर 1 की, और ये पार्टिकल नंबर 2 की पोटेंशियल एनर्जी है, इसलिए उनके पोजीशन वेक्टर लिखे गए हैं। और चूंकि उनके दरमियान जो काइनेटिक एनर्जी पहले पार्टिकल की, काइनेटिक एनर्जी दूसरे पार्टिकल की, और ये पोटेंशियल है उन दोनों पार्टिकल के दरमियान UR। हम जो कि साबित कर चुके हैं कि पोटेंशियल जो पोटेंशियल है वो UR है दोनों के दरमियान, तो इस सूरत में यहाँ पर हमने पोटेंशियल एनर्जी लिखी। अब कोई स्टूडेंट अगर उसको ये लग्रांजियन ना लिखना आ रहा हो, लग्रांजियन का पता चलता रहा, अभी क्लियर करते जाए सारी बातें, मुझे जल्दी की जरूरत नहीं है, लेकिन आप सारी बातें क्लियर करते जाए। आप क्यों जी, पूछना है किसी ने लग्रांजियन के बारे में कोई बात? मुझे लगता है सारे सो गए हैं। ये किधर है? अकील, अकील अहमद कौन है? अपना माइक ऑन करे जरा। समझ आ गई? अच्छा चलो ठीक है। जी सर, समझ आ गई। अच्छा, अब जो है ये वाला प्रॉब्लम जिसके लिए ये लग्रांजियन हमने लिखा है, ये इसको एज इट इज सॉल्व करना मुश्किल है। ठीक है, सबसे पहले जब हम लग्रांजियन फार्मूलिज्म में, हम देख चुके थे पिछले चैप्टर में कि जब हम लग्रांजियन फार्मूलिज्म में लग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कौन से हैं, और जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कौन से हैं इससे भी पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी है। तो आप में से कोई बताएगा मुझे इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी है फॉर द प्रेजेंट केस टू बॉडी प्रॉब्लम में?
अच्छा जल्दी से ज्वाइन हो जाए विद्वानों, अपनी वीडियो बंद करें यार, सारे लोग अपनी वीडियो बंद रखें। चलो मैं बात को स्टार्ट कर रहा हूँ। आप उसमें नोट कीजिएगा, शेयर करता हूँ स्क्रीन पहले आपके साथ। ठीक है, आई होप कि आपको स्क्रीन शेयर हो रही होगी, जहां से हमने स्टार्ट किया वहां से अब एंड किया था वहां पे अब स्टार्ट करते हैं। तो मैं बात कर रहा था ये जो लैग्रांजियन है, इससे फर्दर लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन लिखने के लिए सबसे पहले हमें पता होने चाहिए कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। और जब कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पता हो जाएंगी तो फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारे पास होता है कि जो जनरलाइज जनरलाइज कोऑर्डिनेट कितने होने चाहिए। तो उनके कितने होने का पता हमें कैसे चलेगा कि उन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी होंगी। तो मैं आपसे लास्ट वीक क्वेश्चन किया था कि कोई आप में से बताए कि कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है यहाँ पर। 6 होंगी सर। गुड, 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगी जॉन, 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगी, क्योंकि दो पार्टिकल हैं, दोनों पार्टिकल जो है वो इंडिपेंडेंटली मूव कर सकते हैं, हमने उनके ऊपर कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगाया हुआ। और इसलिए 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एक पार्टिकल की और 3 दूसरे पार्टिकल की। ये बातें मेरी अब सुनते जाएं, इनको नोट करते जाएं, दिमाग में बिठाते जाएं, इसी तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आप लोगों से। और बारहा मैं आपसे वाजे कर दूं, मैं किसी को भी किसी किस्म की राय नहीं देगा, जो भी उसके पेपर में लिखा हुआ है उसके मुताबिक उसकी मार्किंग होगी, किसी किस्म की कोई मैं वहां पे छूट नहीं दूंगा। ठीक है ना, ये बात आप ज़हनी तौर पे याद रखें। मुझसे आप जितने भी क्वेश्चन आप करना चाहते हैं, जैसे भी क्वेश्चन करना चाहते हैं आप करें, मैं अवेलेबल हूं। ठीक है, अच्छा तो अब कितने हो गए जी? 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो 6 गए, 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गई। समझ आ गई बात की आप लोगों को? अब उन 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए हमने कौन से चूज करने हैं? तो इस प्रॉब्लम करेंगे। अच्छा ठीक है, आवाज आ रही है ना मेरी? अब आ रही है सर। हाँ हाँ, वो बीच में से डिस्कनेक्ट हुआ था इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, अच्छा अब मैं बात कर रहा था कि जो हमने जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट इस्तेमाल करने हैं, वो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट जो है सर कट वो कट के आ कौन रही है कौन आपकी से आवाज। होने, वो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से होने चाहिए? ठीक है, अब ठीक है आवाज? यस सर। अच्छा, अब वो जनरलाइज कोऑर्डिनेट हमने ऑलरेडी, हम नहीं यहाँ पे उसको डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन ऑलरेडी यस सर अब आ रही है। हाँ थ्रू प्रॉपर चैनल लोगों ने ये रिसर्च की हुई है, ये पता चलाया हुआ कि किस तरह के जनरलाइज कोऑर्डिनेट जो हैं वो ठीक हो सकते हैं, यानी प्रॉपर सुटेबल हो सकते हैं। सबसे पहले तो हम वो जो रिलेटिव पोजीशन वेक्टर यूज करेंगे, हमें पता है किसी एक वेक्टर को डिस्क्राइब करने के लिए उसके 3 कंपोनेंट्स चाहिए, यानी 3 जनरलाइज्ड वेरिएबल चाहिए, यानी 3 वेरिएबल चाहिए। तो वो 3 वेरिएबल हमारे उन 6 में से 3 जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के तौर पे जो है वो एक्ट करेंगे। समझ आ गई बात की? तो ये सेंटेंस लिखा हुआ है जिसका मतलब मैं अभी आपको समझा रहा था, एज वन ऑफ देम, यानी 3 ऑफ देम। समझ आ गई बात की? यानी अगर वेक्टर की फॉर्म में यूज करने तो हम कहेंगे 2 इंडिपेंडेंट वेक्टर। क्यों? हमारे सिस्टम में 2 ही इंडिपेंडेंट वेक्टर थे ना, R1 और R2। इसका मतलब आप हम जो मर्जी
वेक्टर यूज करें, हम 2 से ज्यादा वेक्टर यूज नहीं कर सकते। ये अलग बात है कि हमने वो जो 2 वेक्टर यूज कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं, वो लाजम नहीं है R1 हो R2 हो, वो उनसे अखज करता कोई वेक्टर और भी हो सकते हैं। तो इस सूरत में यहाँ पे सबसे पहले हमने उनसे डिड्यूस करदा एक वेक्टर यूज करना है जिसको हमने रिलेटिव पोजीशन वेक्टर R कहा हुआ है। ये समझ रहे हैं आप लोग अब? अच्छा जी सर। दूसरा, फिर अब रह गया हमारे पास एक वेक्टर और होना चाहिए या 3 जनरलाइज कोऑर्डिनेट और होने चाहिए, क्योंकि 3 तो मुख्तस हो गए। अब कौन से 3 मुख्तस हुए हैं, कोई जवान बताए आप में से भला? आप अपना माइक ऑन करा करो, जो भी क्वेश्चन पूछना होता है आप अपना माइक ऑन करा करो। R1 R2 और R3 और R सिंपल सर। नहीं, मेरी बात सुने, अभी आप समझे नहीं इसका मतलब है। मेरे पास एक्चुअली 2 पार्टिकल थे, 2 पार्टिकल के 2 पोजीशन वेक्टर थे R1 और R2। 3 वेरिएबल R1 के लिए यूज होंगे, 3 वेरिएबल R2 के लिए यूज होंगे। ये समझ गए बात आप मेरी? कुल कितने? 6 वेरिएबल। अब हम उन 6 वेरिएबल में से R1 और R2 के तीन कंपोनेंट्स को यूज नहीं कर रहे, बल्कि हमने अपने प्रॉब्लम को आसान करने के लिए एक पोजीशन वेक्टर और डिफाइन किया है जिसका नाम हमने रखा हुआ है रिलेटिव पोजीशन वेक्टर। ये बात आप समझ आ रही है अब आपको? यस सर। अब उन 6 में से 3 जो है वो इस रिलेटिव वेक्टर के कंपोनेंट्स होंगे। समझ आ गई? अब 3 कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं? वो इस रिलेटिव वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं, नंबर 1। नंबर 2, अब कितने और रह गए बाकी? 3 और रह गए। इसका मतलब है एक वेक्टर हम और यूज कर सकते हैं, एक वेक्टर हम और यूज कर सकते हैं। और वो वेक्टर जो हमने यूज करना है वो हमने यहाँ पे यूज करना है, ये लिखा हुआ है द बेस्ट चॉइस टर्न्स आउट टू बी द फैमिलियर सेंटर ऑफ मास पोजीशन वेक्टर R कैपिटल। ठीक है? अब ये ना जो पॉइंट मैं बीच से आपको बता रहा हूं, ये पॉइंट लाजमी तौर पे आपने अपने नोट्सों का हिस्सा बनाने हैं। ठीक है? यस सर। अब हमें पता है कि कोई भी अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल हो, यहाँ पे सिर्फ 2 पार्टिकल है, 2 से ज्यादा हो, तो तब भी हमारे पास उस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास होता है, उसको डिफाइन करने का तरीका ये होता है R इज इक्वल टू M1 R1 प्लस M2 R2 ओवर M1 प्लस M2। अगर हम टोटल सिस्टम के मास को M कैपिटल से डिनोट कर लें तो फिर यही रिलेशन हो जाएगा M1 R1 प्लस M2 R2 ओवर M। ये बात सब लोगों को समझ है? आप जिसको नहीं समझ वो फौरन मुझसे पूछ लो। आ गया सर समझ। ओके, ये उसने यहाँ पर एक फिगर बना करके ये शो भी किया हुआ है कि वो जो सेंटर ऑफ मास पॉइंट का पोजीशन वेक्टर R कैपिटल है वो कैसे है, ये सामने आपको नजर आ रहा है। ये फिगर लाजमी तौर पे जहन में रखनी है, इससे हमने आगे फर्दर और भी चीजें जो है वो कैलकुलेट करनी है। अगर आप इसमें गौर कीजिएगा, इस फिगर के ऊपर गौर कीजिएगा, तो एक बात आपको बाबत करवाना चाहता हूं, वो ये है कि इसमें M2 मास बड़ा दिखाया हुआ है और M1 मास छोटा दिखाया हुआ है। ठीक है? और इस तरीके से ये बड़ा छोटा दिखाया हुआ है कि M1 का मास जो है वो M2 के मास का 1/3 है, यानी M2 जो है वो 3M1 के बराबर है। ये ऐसे बात आप कर सकते हैं। जी फिगर शो नहीं हो रही। आपको स्क्रीन शेयर हो रही है? ये फिगर सामने है तो स्क्रीन शेयर अगर हो रही है तो फिर होनी चाहिए। सर नहीं हो नहीं रही। सर फिगर शो सर नहीं हो कौन रही। सी हमने फिगर नहीं है? फिगर तो कोई भी नहीं शो हो रही। सर फिगर नहीं शो हो रही। शो नहीं हो रही सर फिगर। जी जी यहाँ सर पे बिल्कुल नहीं। अच्छा, यहाँ पे नहीं हो रही? नहीं नो सर। सर। अच्छा, तो आप लोगों को चैप्टर नंबर 8 टू बॉडी सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम पेज नंबर 296 ये फिगर हो रहा है?
नो सर, जो 10 नहीं हो सर ये रहा सर। 8.2 टॉपिक सर, शो नहीं हो रहा है, सर, जो ये आपने 8.7 स्टडी किया था है बस इसमें। वही। आप आ रही है सर ये अब फिगर शो हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो अब शो हो गई है ना। यस सर। हाँ बस ठीक है, उसी वक्त बता देना अगर कोई मसला हो। इसमें ना आपको ये नजर आ रहा है सेंटर ऑफ मास R1 R2 R कैपिटल, रिलेटिव वेक्टर भी आपको नजर आ, रिलेटिव इसने शो नहीं किया हो लेकिन हमें पता है कि रिलेटिव वेक्टर M1 से M2 की तरफ होता है। ठीक ठीक है, होगी आ रहा बात। जी जी सर। यस सर। ये होता है कॉन्सेप्ट। अगर दो से ज्यादा पार्टिकल होंगे तो फिर भी इसी तरीके से एक पॉइंट होगा जिसको हम सेंटर ऑफ मास पॉइंट कहते हैं, और उसको उसका जो वेक्टर है वो हम इस फार्मूले से डिफाइन कर लेंगे। ये जो फार्मूला आपके पास यहाँ पर इक्वेशन 8.7 में है। ठीक होगी बात। यहां से अब हम आगे चलते हैं। सेंटर ऑफ मास फ्रेम के साथ एक बात एसोसिएट है। वो बात एसोसिएट ये है कि किसी भी सिस्टम का अगर टोटल लीनियर मोमेंटम हम लिखना चाहें, किसी भी सिस्टम का अगर हम टोटल लीनियर मोमेंटम लिखना चाहें, जिस तरह यहाँ पर हमने टू बॉडी सिस्टम कंसिडर किया हुआ है, फर्ज किया मैं इसका टोटल लीनियर मोमेंटम लिखना चाहूं तो हम कैसे लिखेंगे कि इसके पहले एक पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम प्लस इसके दूसरे पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम। आमतौर पे यही तरीकेकार यूज होगा, लेकिन अगर हम सेंटर ऑफ मास के हवाला से बात करें तो इसी सिस्टम का टोटल लीनियर मोमेंटम जो है हम ऐसे लिख सकते हैं कि उस सिस्टम का कंबाइंड मास, और फॉर द प्रेजेंट केस उसका कंबाइंड मास क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2 इज इक्वल टू M कैपिटल। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई उस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास पॉइंट है उसका जो पोजीशन वेक्टर है उसका डेरिवेटिव। और हमें पता है कि किसी भी पोजीशन वेक्टर का डेरिवेटिव जो है वो उसकी वेलोसिटी होती है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन में 8.8 इक्वेशन नजर आ रही है ना आप लोगों को। नहीं सर, सिर्फ फिगर ही शो नो हो रही है। सर। सर अच्छा अच्छा, अब ये अब ये फिगर स्क्रॉल डाउन नहीं हो रही आप लोगों के पास। नहीं नहीं सर, सर, फिगर ही है सर। हमारे नो पास। सर। हो रही है सर, क्यों अब हो गई है सर। अब हुई है सर। अच्छा अच्छा, वो थोड़ा टाइम लेता है स्क्रॉल डाउन होने के लिए। अच्छा, ये फिगर अब आपको नजर आ रही है, सॉरी ये आपको इक्वेशन 8.8 नजर आ रही होगी, है ना। नहीं सर, नो 8.7 सर, आ रही है 8.7 है। 8.7 सर। अच्छा अच्छा अच्छा, आप देखें। नहीं सर, स्क्रॉल होने में टाइम लेता है सर थोड़े। चलो मैं आप इसका फिर वेट करता हूँ, ये कनेक्शन असल में ये स्लो सर हो खराब आ चुकी रही है है। अब। ठीक है, यस सर, हो गया। इस इक्वेशन में देखें लिखा हुआ पी। पी जो है वो टोटल मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम, जो अभी मैं आपको बात समझा रहा था मैं। और आर डॉट भी लिखा हुआ नजर आ रहा होगा आपको। यस सर। ये अब वेलोसिटी है किसकी, सेंटर ऑफ मास की। ठीक है, इसकी वेलोसिटी है सेंटर ऑफ सेंटर ऑफ मास मास। की, ये याद रखना बात। तो टोटल लीनियर मोमेंटम बराबर है टोटल मास ऑफ द सिस्टम मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आप सिंगल पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम अगर लिखना था तो आप उसका मास मल्टीप्लाइड बाय उसकी वेलोसिटी करते हैं। तो अब हमने सेंटर ऑफ मास के लिहाज से एक सिस्टम का टोटल लीनियर मोमेंटम लिखा है जिसमें लिखा है P इज इक्वल टू mr डॉट। ठीक है, अगर जी इस सर, सिस्टम का टोटल लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है, टोटल लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है, तो फिर r डॉट को कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, ये लिखा हुआ है, ये जो मैंने अभी हाईलाइट किया है, शायद आपको नजर आ रहा हो। नजर आ रहा है? सर वैसे नजर आ गया। अच्छा, हाईलाइट नजर नहीं आया, चलो मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ उसको ना।
ये जिसको मैंने अंडरलाइन अप किया है, ठीक है सर, श्योर। ठीक है। अच्छा, अब सर जी फिगर ही नजर आई जा रही है, अभी तक 8.8 नहीं नजर आई हमें। ये क्या मसला है? 8.8। नहीं सर, हमें तो 8.8 नजर आ रहा है। असल में आप लोगों के ना सिस्टम का जो कनेक्शन है उसके साथ भी मेरा ख्याल मसला है, आपको फिगर नजर आने में फिर देर लगती है। खैर, अच्छा चलो, अच्छा आप इस तरह करें ना, आपके पास नोट्स तो मैंने आपसे कॉपी करवाए हुए हैं, जबरदस्ती करवाए हुए ना? जी सर सर। इस चैप्टर के नहीं है हमारे पास। चैप्टर 7 के सर। मैं सिर्फ चैप्टर 7 तक थे। तो इसका कॉपी करवा के आप फिर कल तक रख लें, या फिर आपके पास अगर लैपटॉप या मोबाइल है तो आप अलहदा से एक चीज को खोल के अपने सामने भी रख सकते हैं जिन लोगों का कनेक्शन स्लो है, ताकि वो बर वक्त चीजों को देख सकें। वैसे शेयर स्क्रीन में इतना मसला होता नहीं है, आप लोगों के साथ क्यों हो रहा है? असल में सर जिनके पास नेटवर्क प्रॉब्लम उनके साथ ये हो रहा है। अच्छा, उनको मैंने अब अल्टरनेटिव वे बता दिया, काइंडली आप उसको कर लें, क्योंकि मैं आपको बारहा बता रहा हूं, आप लोग लेक्चर भी लें, आप लोग चीजों को समझें भी। अगर आप समझेंगे नहीं तो आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो मसला बन जाएगा, ये याद रखें। अच्छा, अब यहाँ पे मसला हमारे पास ये हुआ कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में फिर वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट रहती है अगर टोटल लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट हो सिस्टम का, तो ये याद रखना आप। अच्छा, अब मैंने आपको कहा था कि 3 तो हो जाएंगे रिलेटिव पोजीशन के जनरलाइज कोऑर्डिनेट, और 3 कौन से आप लिखने हैं? सेंटर ऑफ मास पोजीशन के। सेंटर ऑफ मास पोजीशन के कोऑर्डिनेट लिखने के लिए और रिलेटिव कोऑर्डिनेट लिखने के लिए हमें लाजमी तौर पे R1 वेक्टर और R2 वेक्टर को इन टर्म्स ऑफ R कैपिटल और R रिलेटिव पोजीशन वेक्टर R लिखना पड़ेगा। ये बात समझ गए? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, नहीं समझ रहे तो दोबारा डिस्कस करें मेरे साथ। दोबारा बता दें सर, रिपीट करें सर। हाँ, मैंने ये कहा कि अब चूंकि हम जो कोऑर्डिनेट यूज करेंगे वो ना R1 के होंगे ना R2 के होंगे, बल्कि सेपरेशन वेक्टर या रिलेटिव पोजीशन वेक्टर R और R कैपिटल के होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमें लैग्रांजियन लिखने के लिए R1 और R2 की जगह क्या इन्वॉल्व करना चाहिए? R कैपिटल और रिलेटिव पोजीशन वेक्टर R। ठीक है, समझियो बात मेरी? यस सर। अच्छा, तो फिर आप इक्वेशन 8.9 आप लोगों को अब नजर आ रही या नहीं? नहीं आ रही सर अभी। नहीं सर। अच्छा, एक मिनट। और सर हाँ जी, हाँ जी, स्क्रीन जी सर आ गई। नजर आ रही सर, नजर आ रही है सर। अच्छा, इसमें आप देखें R1 वेक्टर इज इक्वल टू R कैपिटल प्लस M2 ओवर M कैपिटल इनटू R वेक्टर लिखा हुआ, ठीक है। इसी तरीके से R2 वेक्टर में नेगेटिव साइन लिखा हुआ है और M1 है वहां पे R2 की बजाय, ठीक है। ये वो इक्वेशंस हैं जिनने कन्वर्ट कर दिया है R1 को, लिख दिया है इन टर्म्स ऑफ R कैपिटल और R, ठीक है। तो फिर इस सूरत में काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी। अगर आप लोगों को अब स्क्रीन शेयर हो रही होगी तो काइनेटिक एनर्जी लिखी हुई है 1/2 m1 r1 डॉट स्क्वायर प्लस m2 r2 डॉट स्क्वायर, और फिर r1 डॉट स्क्वायर की जगह हमने r1 का डॉट लेकर के और फिर r2 सर नहीं नजर आ रही। r2 का डॉट लेके उसका स्क्वायर किया हुआ। नीचे वाली लाइन नहीं नजर आ रही सर, ऊपर तक नजर आ रहा है काइनेटिक एनर्जी, नीचे नहीं नजर आ रही। अच्छा अच्छा, चलो अभी वेट कर लो फिर एक आध मिनट, ताकि ये सर जी इनसे कहें कि स्क्रीन को स्प्लिट करके अलग पीडीएफ खोल लें अपने पास।
हाँ, ये जिसको जो ये वो एक स्टूडेंट आपका कह रहा है कि स्क्रीन को स्प्लिट करके आप अलहदा से पीडीएफ खोल लें अपने मोबाइल्स के ऊपर। जी सर, ठीक है, ठीक। ये करें, जब हो जाए सारे तो मुझे बताएं जरा, क्योंकि इस तरह बहुत सारी चीजें रह जाएंगी। जी सर। अच्छा, मैं ना एक तरीका और शेयरिंग का करता हूँ, शायद उसमें ज्यादा बेहतर नजर आ जाए, फिर मुझे बताइएगा। 1 मिनट जरा। ओके सर। अच्छा, आप मुझे बताएं, आप लोगों को नजर आ रहा है? नो सर। लोडिंग हो रही है सर। हाँ, और सर अभी तो कुछ नहीं नजर आ रहा। सर नहीं नजर आ रहा। अच्छा। ब्लैक एंड व्हाइट। सर जी आ रहा है अब नजर। हाँ, सर स्प्लिट स्क्रीन वाला मेथड ठीक है। अच्छा, चलो। आप मुझे रिस्पॉन्स करें जरा, मैं इसको खत्म करूं इस बात को। नो सर, नहीं नजर आ रहा अभी तक, सिर्फ वो सर्चिंग किए जा रहे हैं। नहीं आ रहा सर। अच्छा, जी सर, नहीं नजर आ रहा। नजर आ रहा सर। क्यों जी, नजर आना को शुरू हुआ? नहीं सर, बिल्कुल नो नहीं सर, आ रहा। नो सर। सर। स्क्रीन सर शेयरिंग वही पे लगी हुई तरीका है ठीक सर, था जहाँ ये चल रहे सर्चिंग थे हो ना। रही है। अच्छा, क्या किया जाए जहाँ इसको? चल रहे थे वो ठीक था निजाम। नहीं, वही मैंने अब दोबारा किया है ना, अब वो उसको अडॉप्ट करेगा तो उसके बाद ही काम चलेगा। सर जी हमने स्क्रीन स्प्लिट वाला सही है सर। ठीक है, स्क्रीन स्प्लिट करें बाकी लोग ना। जी सर, कर चुके हैं। ठीक है, और वो खोल लें आप 8.9। खोलिए सर पहले। 8.9 में आप जी देखें सर, R1 R2 नजर आ गया अब आपको? जी सर। जी सर, आगे। बाकी स्टूडेंट्स? क्यों जी, बाकी स्टूडेंट्स बता दें। ठीक है, करूं मैं अब बात स्टार्ट? यस सर। अच्छा, जी सर। जी सर नजर आ रहा है। तो फिर काइनेटिक एनर्जी में R1 डॉट, सबसे पहले R1 का डॉट लिया। डॉट लेने का मतलब R का डॉट ले लेंगे, R स्मॉल का डॉट ले लेंगे, फिर उनको उनमें जमा कर दी। उनमें R डॉट 1 R डॉट लिया, R1 डॉट लिया, R2 डॉट लिया, फिर उनका स्क्वायर करके वहां पे ऐड करके जब सिंप्लीफाई किया तो 8.10 आ गई इक्वेशन। जब सिंप्लीफाई किया तो क्या, कौन सी इक्वेशन आ गई? 8.10। अच्छा, 8.10 में दो चीजें आपने नोट करनी है। अब आप देखें, इसमें से R1 R2 गायब हो चुका है, ठीक है, और उसकी जगह क्या आ गया? R कैपिटल का डॉट स्क्वायर आ गया और R का डॉट स्क्वायर आ गया, और यही हम चाहते थे। ठीक है, लेकिन इसके साथ एक और मसला भी हुआ है। आप गौर करें, M1 M2 भी गायब हो गए हैं, बल्कि उनके कुछ कॉम्बिनेशंस आ गए हैं। M कैपिटल आ गया है, M1 M2 का प्रोडक्ट आ गया है, और फिर M कैपिटल आ गया है दूसरी तरफ के अंदर। अब हम एक और चीज डिफाइन करते हैं जिसको हम कहते हैं रिड्यूस्ड मैस। ठीक है,
कोई भी दो पार्टिकल अगर आपके पास हो तो उनका रिड्यूस मास डिफाइन करने का फार्मूला 8.11 में दिया हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, इसको हम रिड्यूस मास कहते हैं। अब मुझे लगता है जिन लोगों को शेयर नहीं हो रही स्क्रीन वो बिल्कुल चुप बैठे हैं। सर सब कुछ हो गई है। यस ऊपर भी सर। अच्छा, ठीक है, रिड्यूस मास की समझ आ गई अब सबको? आज के बाद याद रखनी है ये बात। सर दोबारा बता दें। रिड्यूस मास म्यू इज इक्वल टू सर जी m1। 8.10 रिपीट कर दें। 8.10 से पहले t इज इक्वल टू 1/2 m। तो कुछ भी समझ नहीं सर। आप लोगों की वीडियोस तो नहीं चल रही? एक मिनट में चेक करूं। आप किसी की वीडियो तो नहीं चल रही? सर कुछ लोग बैठे हैं चला के। यार उनको बंद करें, खुदा का वास्ता बंद करो। बाकी लोगों के साथ भी फिर वो लोड का मसला हो रहा है। वो क्यों चला के बैठे हुए हैं? मैं देखूं जरा, इनको मैं रिमूव करूं फिर। सर जी ऑफ है, सबकी वीडियो नहीं चल रही है। हाँ अब तो नहीं, अब तो ऑफ सबकी। ठीक है, अच्छा अब देखें ये ठीक है। अब आपको 8.10 नजर आ रही है? यस सर। अच्छा, नो सर अभी नजर नहीं आ रही, इसलिए वो सर्चिंग का ऑप्शन हुई जा रहा है। ये मसला गड़बड़ हो गया है। मुझे समझ नहीं आती अब इसको कैसे हल करें। या तो मेरे पास कनेक्शन चंद्रा है। सर आपके पास ठीक है, हमारे पास चंद्र है। हमारे पास चंद्रा है सर। क्योंकि मेरे पास जो कनेक्शन है इसकी डाउनलोडिंग स्पीड 3, 4, 5, 7 MB आती है, तो इसलिए चंद्रा होना नहीं चाहिए इसको। फिर भी मैं कहता हूँ चलो हो सकता है। सर आज हमारा है नेटवर्क स्लो। गूगल मीट पे सर स्पीड का इशू नहीं है। गूगल मीट पे ले लिया करेंगे। जी सर उस पे यस सर, स्पीड का गूगल इशू मीट नहीं पे ले आता, लें। हम कनेक्शन पे भी आ सर नेट जाता है स्पीड सर में easy। प्रॉब्लम ना। नहीं मेरी बात सुने, गूगल मीट नेट- सबके चल जाएगा? यस जी सर। सर। यस सर, हमने वो पहले चलता है, भी वो लिया लेक्चर। कंप्यूटर का लेक्चर भी उस पे होता है। अच्छा जी सर बेस्ट है गूगल मीट। ठीक है, तो अभी शिफ्ट करें गूगल मीट या फिर आप नेक्स्ट कल के लिए छोड़ दें? कल सर, के कर लिए छोड़ लें। दो। आ गए हो? नहीं सर स्क्रीन शो नहीं। अच्छा चलो एक दफा इस तरह करते हैं, आप सारे ना ऑफलाइन ना हो, गूगल मीट के ऊपर एक दफा ना हम टेस्ट कर लें थोड़ा सा, फिर जो है ना वो हम लीव कर देंगे मीटिंग्स को, फिर हम नेक्स्ट टाइम शुरू कर लेंगे। ठीक है? चलो ठीक है यस सर, ठीक है। हाँ मैं यहाँ से अब इसको एंड कर रहा हूँ। ठीक है? सर जी यही लिंक चल जाएगा